नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से पृथ्वी के उष्मा बजट यानी पृथ्वी पर जो तापमान है वो किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से वापस जाता है। यानी पृथ्वी का जो तापमान है वो लगभग सूर्य से जो आते हैं लघु किरणें और वापस दीर्घ तरंगों के रूप में वापस लौट जाती है, लेकिन कुछ ऐसा पृथ्वी की जो विकिरणें होती हैं, जो सूर्य की किरणें, वो परावर्तन हो जाती है वायुमंडल से भी, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो सीधा प्रत्यक्ष रूप से जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। जैसे पृथ्वी पर लगभग 51% जो है प्रत्यक्ष किरणें पहुंच पाती हैं और बाकी 49% जो किरणें हैं वापस वायुमंडल से ही लौट जाती है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी का जो टोटल है जो तापमान है वो लगातार इस तरह क्यों रहता है, क्योंकि कुछ ऊर्जा वापस चली जाती है, कुछ सूर्य से आती है, कुछ वापस चली जाती है। तो इस प्रकार जो बजट है वो उष्मा बजट वो हमेशा संतुलित रहता है। जैसे अपन बात करते हैं कि जो उष्मा बजट है पृथ्वी का, उसके बारे में हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे कि यह किस प्रकार से पृथ्वी धरातल पर सूर्य की किरणें आती हैं और किस प्रकार से किन किन माध्यमों से जो वापस परावर्तित हो जाती है, जिसको अपन सूर्य की किरणों को जो परावर्तन होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको अपन एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बिडो, धवलता, या अपन और कुछ इसके नाम कह सकते हैं, स्वीति वगैरह। जैसे अपन बात करते हैं पृथ्वी का ताप हमेशा क्या रहता है, ये आपका स्थिर रहता है। ये क्यों स्थिर रहता है? क्योंकि पृथ्वी द्वारा जो प्राप्त की गई जो सौर ऊर्जा, यानी पृथ्वी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करती है तथा सौर ऊर्जा तथा पार्थिव विकिरण द्वारा ऊर्जा के ह्रास के बराबर होता है। यानी पृथ्वी से जितनी लघु तरंगों के रूप में आती है उतनी दीर्घ तरंगों के रूप में वापस फिनिश हो जाती है, जो ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा क्या होती है, एक तरफ से सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसमें आती है पृथ्वी की धरती पर और एक दूसरी तरफ से वो चली जाती है। तो इस प्रकार वो उष्मा बजट हमेशा संतुलित रहता है। देखो, वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश, यानी जो वायुमंडल से जो सूर्य की ऊर्जा आती है उसका कुछ अंश क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता, परावर्तित, यानी वापस लौट जाता है। और कुछ अंश क्या होता है, परकीर्णित, यानी वायुमंडल में फैल जाता है वो वहीं पर। और कुछ अंश क्या हो जाता है, अवशोषित, यानी वायुमंडल कुछ ऊर्जा के अंश को अवशोषित कर लेता है, वो खुद रिजर्व कर लेता है, वो खुद उस ऊर्जा को सही कर देता है और पृथ्वी के धरातल पर नहीं आने देता। तो जो ये वायुमंडल से जो ऊर्जा आती है, एक तो कुछ ऊर्जा क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, यानी वापस लौट जाती है या वो दूसरे माध्यमों के द्वारा चली जाती है। और दूसरी बात परकीर्णन, यानी जो जितनी भी ऊर्जा आती है, कुछ ऐसी ऊर्जा होती है सूर्य की जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से टकराकर वो वापस परकीर्णन यानी फैल जाती है, इधर उधर फैल जाती है। और कुछ अवशोषित, कुछ वायुमंडल खुद क्या कर लेता, उज्जर्व कर लेता है, यानी अवशोषण कर लेता है उसका। देखो फिर देखो, सूर्य जो सौर विकिरण की इस परावर्तित ऊर्जा की जो मात्रा होती है इसको पृथ्वी का क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। यानी जो पृथ्वी पर, जैसे ये कोई सूर्य की जो ये सूर्य है और इसकी जो किरणें आई प्रत्यक्ष रूप से, ये इसके कारण वापस परावर्तित हो गई। अब जैसे ये तो लघु किरणें हो गई, लघु तरंगे, और ये दीर्घ तरंगे, लेकिन कुछ ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पर आई, यहाँ बादल है, बादलों से टकराकर वापस चली गई। कुछ यहाँ पर जो बर्फ के पर्वत होते हैं, बर्फ के पर्वतों से होकर टकराकर चली गई। कुछ वायुमंडल में अन्य कारकों के द्वारा परकीर्णन हो गई। तो ये जो बीच में ही जो पृथ्वी के धरातल पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं आती है और बीच में ही ऊर्जा जो वापस क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, परकीर्णित हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्बिडो। इसका दूसरा नाम है धवलता या स्वीति। फिर अपन बात करते हैं, जैसे अब मैं आपको इस एल्बिडो के माध्यम से बताता हूँ, इस चित्र के माध्यम से बताता हूँ कि जो सूर्य की जो 100% उष्मा आती है वो किस प्रकार से आती है। देखो, इस चित्र के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं। जैसे ये आपका सूर्य है, यहाँ से 100 इकाई के रूप में क्या आएगी आपकी ऊर्जा, यानी 100% आपकी मान लो ऊर्जा आई सूर्य से, तो क्या होगा, उस 100% में से जो 35% है ऊर्जा वो वायुमंडल में ही वापस नष्ट हो जाती है, वापस फैल जाती है, परकीर्णन हो जाती है। या जैसे देखो, अब जो 35% जो ऊर्जा है वो किन के द्वारा एल्बिडो हुई है, यानी वापस परावर्तित किन किन कारणों के द्वारा हुई। तो देखो, जैसे वायुमंडल में जैसे धूल के कण हैं,
जैसे धूल के कण है, वाष्प के कण है, उनके द्वारा प्रकीर्णन, यानी जैसे कोई ये कण है तो यहाँ पर जो ऊर्जा आएगी ना तो ये इस प्रकार से फैल जाएगी। इसको क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला तथा इंद्रधनुष अपन को दिखाई देता है। तो देखो ये 6% हो गई आपके 35 में से। देखो अब मैं आपको एवरेज बता देता हूँ। ये 35% जो ऊर्जा आपकी नष्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, एल्बिडो, तो 6% तो हो गई आपके प्रकीर्णन के द्वारा, किसी कण के टकराकर ऊर्जा इधर उधर हो जाना। फिर 27% बादलों से ऊर्जा क्या हो गई है? परावर्तित हो गई। तो बादलों से आपको ध्यान रखना 27% हो जाती है बादल से, 27% बादलों से परावर्तित हो गई। और 2% जो ऊर्जा है वो आपके बर्फ के मैदान होते हैं, बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, बर्फ की जो चोटियां होती हैं, हिम क्षेत्र से, वहां से परावर्तित हो जाते हैं, यानी 2% हिम से। ये हो गया आपका प्रकीर्णन। तो देखो ये जो 6, 27 और 2 इनको आप जोड़ेंगे तो लगभग आपके आ जाएगा 35% जो ऊर्जा है जो वायुमंडल में एल्बिडो के रूप में वापस चली गई है, वापस परावर्तित हो गई है। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको पूछ सकते हैं बर्फ से कितनी हुई, बादल से कितनी हुई और प्रकीर्णन से कितनी हुई। तो देखो प्रकीर्णन से हुई 6%, बादल से हुई 27% और 2% हुई बर्फ के क्षेत्रों से, हिम क्षेत्रों से ऊर्जा परिवर्तित हो गई 2%। फिर देखो अगली बात देखें, अब जो 100 में से 35% चली गई तो पीछे बची आपकी शेष ऊर्जा 65%। ये देखो आपकी शेष ऊर्जा है 65%। अब ये जब पृथ्वी के धरातल पर जाती है तो 14% जो ऊर्जा है वायुमंडल क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ये जो वायुमंडल है हमारा वायुमंडल, ये इस ऊर्जा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है किन्हीं न किन्हीं कारणों के द्वारा। तो 14 में से और चलेगी, पीछे कितनी बची? 51%। पीछे कितनी बची? तो शेष बची आपकी कितनी? 51% जो सौर ऊर्जा है वो पीछे शेष बची। अब 51% सौर ऊर्जा है वो पृथ्वी के धरातल पर जाती है। ये देखो 51% सौर ऊर्जा पृथ्वी के धरातल पर। तो ये क्या होगा? जो 51% जो पृथ्वी के धरातल पर जाती है तो 51 में से जो 17% सौर ऊर्जा होती है वो क्या होती है? जैसे ये बीच में कोई पेड़ आ गया, ये पेड़ आ गया तो इस पेड़ में से बीच में से हवा, जैसे ये पेड़ के नीचे आप देखते हो कहीं धूप कहीं छाया रहती है, तो जो बीच में से जहां कहीं भी आपको धूप दिख रही है वो दिवा प्रकाशित के रूप में या प्रकीर्णन के रूप में वहां पर नीचे आई है, प्रसरित हो रही है, दिवा प्रसारण या विसरित हो रही है, यानी वो प्रत्यक्ष न आकर के उनके माध्यम से बीच में से होकर आ रही है। जैसे आप देखते हो आप रूम में बैठे रहे तो आपके रूम में खिड़की है और उधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा, तो वो दिवा प्रकाशित का उदाहरण है। क्या? दिवा प्रसारित, यानी सूर्य जो खिड़की में से उसमें से आ रहा। कहीं आपका दरवाजा घर का खुला तो दरवाजे में से जो सूर्य की जो किरणें आती है, प्रकाश आती है, वो दिवा प्रसारित आता है। तो 17% तो दिवा प्रसारित के रूप में आपके जो पृथ्वी के ऊपर, धरातल के ऊपर जो सूर्य की किरणें पहुंचती है, और पीछे बच गए 34%। जो 34% है वो प्रत्यक्ष रूप के आपके धरातल ऊपर आती है। प्रत्यक्ष रूप से ये 17 भी आती है, लेकिन ये क्या आती है? दीवारों में से आती है, खिड़कियों में से आती है, विंडो में से आती है, जो छोटे छोटे होल होते हैं उनमें से आ जाती है, पेड़ों के मध्य से आ जाती है, वनों के मध्य में से पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाती है। तो वो है आपकी 17%। तो ये टोटल मिलाकर देखो 51% है जो ये सौर ऊर्जा सूर्य से यहाँ पर पृथ्वी के धरातल पर पहुंच गई। अब 100% पृथ्वी के धरातल पर पहुंची, अब ये 100% वापस भी तो जाएगी पृथ्वी के धरातल से। तो देखो ये किस प्रकार से जाती है? देखो जैसे यहाँ यह सूर्य पृथ्वी का जो धरातल ये तापमान है, तो इस पृथ्वी के धरातल से क्या होगा? यहाँ से 19% जो ऊर्जा है, 19% ये संघनन के रूप में वापस जाती है। जैसे जो अपन के महासागर वगैरह वहाँ से जो भाप वगैरह बनती है जल वाष्प के रूप में, वो क्या होती है? धीरे धीरे वायुमंडल में जाकर वाष्पित हो जाती है, संघनित हो जाती है। तो 19% तो ये वायुमंडल में वापस संघनन के द्वारा जाती है। महासागरों के जो जल वाष्प वगैरह होती हैं उनके कारण, भाप के कारण वो संघनित होकर ऊपर जाती है 19%। फिर 9% विक्षोभ के रूप में, यानी जो ये चक्रवात वगैरह आते हैं इनके रूप में, सहवनीय ऊर्जा के रूप में, यहाँ से गर्म होकर वायु और ऊपर चली जाती है, तो उस ऊर्जा के रूप में, सहवन के रूप में 9% है वो आपकी। फिर 23% है जो पृथ्वी से विकृत हो जाती है, और 23 का भी 2 भाग हो जाते हैं, एक 6% हो जाता है, एक 17% हो जाता है। देखो 6% है जो प्रमापी विकिरण के द्वारा, यानी जो पृथ्वी से निकलने वाली जो विकिरणें वगैरह होती हैं उनके द्वारा,
और जो शेष 17% है वो अंतरिक्ष में धीरे धीरे क्या हो जाती है, यहाँ से विकृत हो जाती है, प्रसरित हो जाती है। तो देखो अगर इनको जोड़ते हैं 19, 9, 23 और, तो ये आपकी हो जाएगी 51। जैसे मैं यहाँ जोड़ के बता देता हूँ, एक तो हो गया आपके 19, एक हो गया आपके 9 और एक हो गया आपके 23। इन तीनों को जोड़ेंगे अपन तो क्या आ जाएगा आपके पास में 51, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, पीछे बच गया 2, 2 और 2 4 और 5, ये 51%। तो जो देखो जो सूर्य से अपन की 51% ऊष्मा आ रही थी धरातल पर और 51% वापस सूर्य से जा रही है, इसका मतलब जितनी आई थी उतनी ऊर्जा वापस सूर्य से पृथ्वी के धरातल से जा रही है। तो इसका मतलब है कि उस जो सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा का जो बजट है वो लगभग बराबर है सूर्य के। मैंने आपको बताया था पहली लाइन में कि सूर्य की जो ऊर्जा है, ताप है, वो इस तरह रहता है। किस प्रकार से जितनी ऊर्जा आ रही है वो उतनी तो वापस जा रही है, तो पृथ्वी का तापमान वो लगभग बराबर ही रहता है, स्थिर रहता है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से ये ऊष्मा बजट के बारे में। अब इस ऊष्मा बजट के जो सूर्य की जो ये किरणें आती हैं इनको कौन कौन प्रभावित करता है, इनके तापमान को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखो तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक, देखो पहला कारक है अक्षांश रेखा। अब जैसे कोई भी देश है, ये मैं आपको एक ग्लोब बना दिया, ये ग्लोब, ये बीच वाली विषुवत रेखा, तो यहाँ पर कोई देश है, ये ध्रुव है, तो यहाँ पर अधिक तापमान है। अगर सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, विषुवत रेखा यहाँ अधिक तापमान है, तो यहाँ पर कम है। अगर यहाँ आ जाएगा तापमान तो यहाँ अधिक हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। तो ये अक्षांश जो रेखाएं होती हैं ये भी सूर्य ताप को बराबर डिसाइड करती है। अगर यहाँ अधिक है तो दूसरी तरफ कम है, दूसरी तरफ अधिक है तो वापस पहली तरफ कम है। तो इस प्रकार बजट बना रहता है ऊष्मा का। फिर जैसे समुद्र तल से ऊंचे, यानी समुद्र के पास वाले पृथ्वी की धरातल के पास अधिक तापमान है, तो अपन समुद्र के ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको कम मिलेगा, तो वो लगभग बराबर हो जाता है, वापस संतुलन का बजट तापमान का, वो तापमान नियंत्रित हो जाए। समुद्र तल से दूरी, कोई देश समुद्र के पास में है तो वहाँ पर जो आर्द्रता ज़्यादा रहती है, जो देश समुद्र से दूर है तो वहाँ आर्द्रता कम रहती है। तो इन दोनों में जो अगर औसत मान लिया जाए तो वापस आर्द्रता तापमान क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। जैसे बात करते हैं समुद्री धाराएं, जैसे अपन बात करते हैं कुछ ठंडे महासागर, कुछ ठंडे द्वीप होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं यहाँ ग्रीनलैंड है और यहाँ पर विषुवत रेखा, तो ग्रीनलैंड की जो विषुवत रेखा की ओर जो जल धाराएं आएगी वो ठंडी होगी और विषुवत रेखा से जो जल धाराएं जाएगी वो गर्म होगी। तो ये एक ठंडी एक गर्म, तब वापस वो क्या कर देगी, वह तापमान को संतुलित कर देगी जब ये आपस में मिलेगी। तो इस प्रकार ये तापमान को नियंत्रित करती हैं जल धाराएं। जैसे भूमि का ढाल है, अब जैसे भूमि ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य के सामने वाले भाग पर जहाँ अधिक ढाल है वहाँ पर सूर्य का तापमान अधिक हो, लेकिन पीछे वाले ढाल पर क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार ये औसत रूप से क्या हो जाती है, वापस तापमान बराबर हो जाता है। जैसे वर्षा और मेघ, जैसे अपन बात करते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा जो तापमान रहता है, और क्योंकि वहाँ सूर्य लगभग लंबवत चमकता है तो वहाँ पर जो क्या है तापमान बहुत अधिक है। अपन के यहाँ लंबवत इतना नहीं चमकता तो तापमान कम रहता, जहाँ लंबवत चमकता वहाँ तापमान ज़्यादा रहेगा। लेकिन उस तापमान को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर रोज सहवनीय प्रकार की वर्षा हो जाती है विषुवत रेखा पर। तो जो सहवनीय प्रकार की जो वर्षा होती है, इस कारण से, इस सहवनीय कारण की वर्षा से जो दिन का तापमान बढ़ा था 50 डिग्री, वो शाम का तापमान हो जाएगा आपके 30 डिग्री। यानी ये इसको क्या कर देगा, धीरे धीरे संतुलित कर देगा। जो ये वर्षा होती है, जहाँ कहीं भी दिन का तापमान गर्म हो जाएगा, शाम को मौसम बड़ा सुहाना हो जाएगा वर्षा होने के बाद में, तो ये क्या कर देते हैं, वर्षा क्या कर देते हैं, तापमान को प्रभावित करते हैं, बराबर कर देते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जब जो बादल होते हैं वो एकदम स्वच्छ रहते हैं तो तापमान ज़्यादा रहता है। जब बादल छाए हुए रहते हैं, घने रहते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाए, छाया हो जाती है। तो जब बादल साफ रहते हैं तो तापमान अधिक रहता है, लेकिन जब बादल शाम को या सुबह के समय जब छाए हुए रहते हैं तो उस समय तापमान को वो वापस क्या कर देते हैं, नियंत्रित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो मेघ वगैरह होते हैं, बादल वगैरह होते हैं, वो भी क्या करते हैं, तापमान को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो ये जो सभी जो अक्षांश है, समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तल से दूरी है, या अपन कहेंगे जो समुद्री जल धाराएं हैं, भूमि की ढाल है, या वर्षा और मेघ, ये सभी क्या करते हैं, तापमान को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इस ताप को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से कि जो ऊष्मा बजट क्या होता है
और ऊष्मा बजट के साथ साथ में हमने देखा कि ताप को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस प्रकार से ताप इन कारकों के द्वारा पृथ्वी के धरातल का ताप है बना रहता है, और ऊष्मा बजट के माध्यम से किस प्रकार से जो पृथ्वी का जो धरातल का तापमान है वो हमेशा संतुलित अवस्था में रहता है। क्योंकि ऊष्मा बजट का मतलब यही होता है कि संतुलित अवस्था में एक ऐसा, यानी जितनी ऊर्जा सूर्य से आ रही है उतनी ऊर्जा पृथ्वी से वापस जा रही है, तो वो लगभग क्या हो जाएगा, एकदम समतल भाग रह जाएगी, यानी एक जो ऊष्मा है वो ऊष्मा बजट वो लगभग बराबर रह जाएगा। तो इसी प्रकार आज हमने पढ़ा ये ऊष्मा बजट के बारे में और ताप को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में। थैंक यू।